नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो हम लोग साइंस कर रहे थे और साइंस में हम लोग जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। बायोलॉजी में हम लोग देख रहे थे मानव विज्ञान। हम लोग मानव विज्ञान देख रहे थे, मानव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। एक बार आप लोग क्या करिए, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। हम लोग देख रहे थे मानव विज्ञान। एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है और समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लोग इसमें यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है, अस्थि मज्जा को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है या परिशोधिका? आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो किसको कहते हैं? स्प्लीन को, स्प्लीन। और ये स्प्लीन क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा विल बी राइट आंसर। स्प्लीन, कई बार स्प्लीन लिखा आ सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हिंदी में भी पूछा है और इंग्लिश में भी पूछा है। वही टर्म है, वही चीज़ है, ठीक है। होता क्या है, आरबीसी जो है उनका कार्यकाल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी जो है डेड हो जाती हैं। और जब आरबीसी डेड हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना, तो डेड होके कहीं पे रहेंगी। और जहाँ पे रहती हैं वो रहती हैं प्लीहा में, इसीलिए उसे कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसी का, ठीक है। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है आपका, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर करिएगा आप लोग। तो कल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स याद करते चलेंगे, दोबारा से रिवाइज करते चलेंगे। आरबीसी के लिए मैंने क्या शब्द यूज किया था? कुछ इरेथ्रोसाइट्स करके मैंने यूज किया था शब्द, इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता था ऑक्सीजन डिलीवर करना, डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यूज, डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यूज, जो आपके ऊतक हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाना। और ये CO2 का भी परिवहन करते हैं। CO2 को कहाँ तक पहुंचाते हैं? लंग्स तक, फेफड़ों तक, ताकि उनको फिल्टर करके बाहर निकाल दे। तो कितना होता है? आपको बताया था मैंने, 120 दिन होता है। पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर दे दिया था, 120 दिन होता है आरबीसी का आपका जीवन काल। मानव शरीर में लाल रक्त कण मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अब बताइए, आरबीसी बन कहाँ रहा है? आपको ये पॉइंट्स याद रखने जो अभी हम लोग करते गए। 120 दिन कार्यकाल होता है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और
ठीक है। और ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। साथ में इनका निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ निर्माण होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा कहते हैं। अभी आपसे यहाँ पे पूछा था लाल रक्त कण, अभी आपसे पूछ लिया है आरबीसी। बात तो वही है ना। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी की फुल फॉर्म होती है। यही है। इसका भी मतलब है तो वही चीज ना, अस्थि मज्जा में ही बनेगा आरबीसी। चाहे लाल रक्त कणिका आए या फिर आरबीसी आए, इसका ध्यान देना है। अब सफेद रक्त कण, इसको क्या कहेंगे? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? CO2 को ले जाना? नहीं, ये तो आरबीसी का काम होता है। ऑक्सीजन को ले जाना? नहीं, ये तो आरबीसी का काम होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब धारण करना, हाँ ये काम होता है। आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब एंटी जो बॉडीज हैं आपकी शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करती हैं, उसको बनाए रखती हैं। अगर डब्ल्यूबीसी किसी में कम हो जाएंगी तो उसकी जो है उसको छोटी छोटी बीमारियों से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी। मतलब किसी को जुकाम हुआ है उससे उसको बड़ी बीमारी हो सकती है, उसके लिए जुकाम भी बहुत घातक हो जाएगा अगर किसी के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर णाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? बताइएगा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो डब्ल्यूबीसी में भी जो है कौन सी किस्म अधिक होती है? ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन मैंने आपको करवा दिया है, पता चल जाए आपको। न्यूट्रोफिल्स, ये थोड़े से जो अ, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जो थोड़े से एग्जाम का लेवल थोड़ा इनका हाई रहता है। न्यूट्रोफिल्स, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, ठीक है, तो कौन कौन प्रतिक्रिया करेगा? तो बाहरी पदार्थ आया, पानी दो उसको। आते ही आते क्या करेगा ये? अब हो सकता है इसमें कुछ साथ में अपने कोई ऐसा एंटीजन या फिर ऐसा कुछ लेके आ रहा हो जिससे मतलब ऐसा कोई मतलब डिजीज लेके आ रहा हो या कोई चीज़ ऐसा इन्फेक्टेड चीज़ लेके आ रहा हो, इन्फेक्शन लेके आ रहा हो, ठीक है। तो जैसे ही कुछ बाहरी पदार्थ आएगा, एक्टिव कौन हो जाएगा? कौन सबसे पहले देखेगा अरे अगर इसमें कुछ गड़बड़ आइटम तो नहीं है? अगर कुछ गड़बड़ चीज़ है तो हम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है तो वो कौन करता है? वो कहेगा भाई कुछ गड़बड़ नहीं आना चाहिए, डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी तुरंत जो है एक्टिव हो जाएगा, बोलेगा कि देखते हैं कि ब्लड में या जो इसमें कोई बाहरी पदार्थ आ रहा है इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो रोग प्रतिरोधक जो रोगों को मतलब रख रहा है, रोग का एजेंट है, कोई भी डिजीज का एजेंट है, इन्फेक्शन का एजेंट है, तो ऐसे चीज़ों को ये रुकने का काम करेगा। तो ये डब्ल्यूबीसी का कुछ रोल रहेगा आपके उसमें। रक्त समूह के खोज करता है। अच्छा, आपके कितने रक्त समूह होते हैं? ये आपके 4 होते हैं। और कौन से होते हैं? देखते हैं। एक तो होता है आपका
ओ, ए, बी और ए बी। ठीक है, इन्हीं के ऊपर कुछ प्लस माइनस लगे रहते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग क्या होता है। ओ प्लस, ओ माइनस, ए प्लस, ए माइनस, से कुछ बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ऐसे कुछ देखते होंगे ना। तो ये सब किसने बताया, इसके खोजकर्ता कौन था? इसके खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर साहब। लैंड स्टीनर होगा आपका राइट आंसर। लैंड स्टीनर, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर होगा आपका राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आर एच फैक्टर का पता लगाया। आर एच फैक्टर का पता लगाया किसने पता लगाया? आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया? आंसर करिएगा। आर एच फैक्टर। अब मैं आपको चलो कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये जो आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर, इसमें जो ये आर एच फैक्टर जिन्होंने पता लगाया वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो ये आर वर्ल्ड है, ये रीसस, रीसस से आया है। और रीसस से कैसे आया है? तो रीसस बंदर, जो छोटे छोटे बंदर होते थे प्रयोग में लिए जाते थे, भारत में छोटे छोटे बंदर पाए जाते थे। जो रीसस बंदर की प्रजाति होती थी, तो छोटे छोटे होते थे। इनका, इनके पर जब प्रयोग किया गया तो पहली बार इनके खून में क्या पाया गया? आर एच फैक्टर पाया गया। इसी का नाम, इसीलिए इनके नाम पे ही आर एच फैक्टर हो गया। आर से रीसस, ठीक है, आर एच फैक्टर का नाम इन्हीं से हो गया। उसके खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर और वियनर, दो लोगों ने मिलकर खोजा था आर एच फैक्टर को। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? एक में एंटीजन नहीं पाया जाता, एक में एंटीजन, दो ही चीज होती है ब्लड में आपके, एंटीजन और एंटीबॉडी। इनका काम क्या होता है ये भी आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे, ठीक है। एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। कुछ में एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? तो ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? ओ में। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ए बी में नहीं पाई जाती। ए बी विल बी योर राइट आंसर। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो जिस, भाई ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती थी, पर ओ में दोनों पाई जाएंगी, ठीक है, ओ में दोनों पाई जाएंगी। ओ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए बी में नहीं पाई जाती, ओ में दोनों पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो अभी देखो मैंने आपको बताया था, ए बी में क्या नहीं पाया जाता? एंटीबॉडी। ए बी, ए बी, ए, ए से एंटी याद रख लो, बी से बॉडी याद रख लो। तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ में क्या नहीं पाया जाएगा? एंटीजन, ठीक है, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ये नहीं पाया जाएगा, ये मत याद रखना कि जो है पाया जाएगा। कौन नहीं पाया जाएगा? एंटीजन किस में नहीं पाया जाएगा? ओ में। ओ विल बी योर राइट आंसर।
अब बताइए एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, अब बताइए एंटीजन का काम क्या है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, ये आपके शरीर के तापमान को कम करता है, नहीं, गलत। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं। ये आपकी प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। जितना बॉडी में एंटीजन रहेगा उतना ही आपकी प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। बेसिकली ये बढ़ावा देने का काम कर रहा है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में एंटीजन होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। अब एंटीबॉडी का क्या काम है? एंटीबॉडी का पूछ रहा है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? जब बॉडी में एंटीजन बनेगा, तब जितना ज़्यादा एंटीजन बनेगा उतना ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगा उसको काउंटर करने के लिए। ये आपके संक्रमण के विरुद्ध। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? देखिए आ गया आर एच फैक्टर। तो मैंने क्या बताया था? रीसस नामक बंदर की प्रजाति, वहीं से आर वर्ड उठाया गया है, आर, ठीक है, बंदर से। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर है? बताइएगा। दो क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, एक यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और एक आता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता वो है जो सबको सबको मतलब जो अपना रक्त सबको दे सकता है, ठीक है। तो ओ जो है, और ओ में भी ओ निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ आपके ऑप्शन में तो नहीं दिया ओ निगेटिव, ओ समूह दिया है, ओ समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका यूनिवर्सल डोनर होगा वो ओ निगेटिव होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा आपका? ए बी, ए बी पॉजिटिव। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? मान लो कोई रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति है, तो किससे किससे ले सकता है? केवल ओ से। वो केवल ओ से ले सकता है। अब देखिए कौन किससे ले सकता है। ए बी वाला ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, मतलब सबसे ले सकता है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे? सर्वग्राही, सबसे ग्रहण कर रहा है, सर्वग्राही बोल रहे थे, ठीक है। ए वाला किससे लेगा? ए वाला लेगा, ओ से ले लेगा, ए से ले लेगा, ठीक है। और बी वाला ओ से ले लेगा, बी से ले लेगा, और ओ वाला सिर्फ ओ से लेगा। इसलिए ये, अब देखो ये सबको दे रहा है ना, ओ सबको दे रहा है, इसलिए क्या इसको बोल दिया हमने? सर्वदाता, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, ठीक है, और माता का ओ है, पिता का क्या है? पिता का रक्त वर्ग है ए, माता का रक्त वर्ग है ओ। अब उनके पुत्र का रक्त वर्ग पूछ रहा है, कौन सा हो सकता है? क्या बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, बी, ए बी अथवा ओ? तो देखो माता का ओ है, माता का ओ है, पिता का ए है, देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो या तो भाई इसका ए हो सकता है, माता से अगर आ जाएगा तो ओ आ जाएगा, पिता से आ जाएगा तो ए आ जाएगा, तो ए या ओ हो सकता है। आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, बी। बी तो नहीं हो सकता, ए बी, ए बी नहीं हो सकता, बी ए बी अथवा ओ, बी ए बी तो नहीं हो सकता, ओ हो सकता लेकिन बी ए बी तो नहीं हो सकता। ओ, तो अगर ए और ओ दोनों ऑप्शन दिया होता तो वो सही हो जाता, वो नहीं दिया इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। अगर वो ऑप्शन दिया होता तो वो सही हो जाता, वो ऑप्शन दिया नहीं है।
कोई बी प्रकार के रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो बी, मान लीजिए कोई बी वाला है, ठीक है बी वाला। हम्म ये मैंने बताया था कौन किससे ले सकता है, ठीक है। देने का मतलब समझ लीजिएगा, कौन किसको दे सकता है। कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक घटना में अब किसको रक्तदान कर सकता है, बताइए। बी वाला व्यक्ति है। तो पहले बताया था ले सकता है, अब देखिए दे कौन किसको सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओ वाला किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन किसको दे सकता है, पूछ रहे हैं दे सकता है। वहाँ बताया था कौन किससे ले सकता है। ओ वाला ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ठीक है। अब आपका ए वाला आपको ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला आपका बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और आपका ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। तो आपसे पूछ रहा है बी वाला, तो बी वाला किसको दे सकता है, बी को और ए बी को। तो ए बी या बी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी विल बी योर राइट आंसर, ए बी और बी। ए बी या बी वाले को दे सकता है आपका। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र क्या है। तो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। क्या केंद्र है, सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम जो है बुद्धि और चतुराई, जो हमारा बुद्धि व चतुराई आ रही है हमारे अंदर, जो भी हमारा बुद्धि से चतुराई से रिलेटेड काम हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, सेरेब्रम में हो रहा है। और इसी को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है। सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम विल बी योर राइट आंसर। सेरेब्रम, सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो अभी हमने देखा सेरेब्रम किसका भाग है, यकृत का नहीं, हृदय का नहीं, नाड़ी का नहीं, दिमाग का, हमारा ब्रेन का है, ब्रेन का पार्ट है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो जो आपका प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम है, बुद्धि व चतुराई के लिए जाना जाता है, वही सबसे बड़ा भाग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क विल बी योर राइट आंसर। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क आपका सही आंसर होगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, या मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी, अस्थि, यकृत। अच्छा, पुनर्नियोजन की मतलब दोबारा, पुनः जीवित, पुनः जीवित होने की क्षमता हो, मतलब एक बार अगर वो डेड हो जाए दोबारा जीवित हो जाए, तो इसकी ऐसी क्षमता सबसे कम किसकी होती है, यकृत। लीवर आपका बहुत तेजी से दोबारा बन जाता है, तो लीवर तो आपका गलत होगा, इसकी शक्ति बहुत होती है। अस्थि, हड्डियां भी जुड़ जाती हैं। पेशी, मसल्स भी जुड़ जाती हैं। पर आपकी जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, जो आपकी ब्रेन सेल्स हैं, ये एक बार डेड हो गई तो बहुत जल्दी ये दोबारा, इनके पुनर्योजन की शक्ति कम होती है, ये उतनी जल्दी नहीं बनती दोबारा। जो आपके न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, न्यूरॉन्स।
तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम इकाई कहें, या फिर हमारा मस्तिष्क की लघुत्तम इकाई कहें, या हमारा नर्वस सिस्टम की लघुत्तम इकाई कहें, या फिर मतलब नर्वस सिस्टम की हम यूनिट पूछ रहे हैं कि हमारी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी न्यूरॉन। न्यूरॉन, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक जो है पूरा एक नेटवर्क पाया जाता है, और बोलते हैं कि जितना बड़ा हमारा गैलेक्सी है, ऐसे ही इससे बहुत घना हमारा जो है न्यूरॉन्स का दिमाग में नेटवर्क है, इसीलिए हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है। भाई अगर सोचने पे देखा जाए तो सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, हमारे दिमाग ही है हमारे शरीर में। और हमको जो जो भी हमको फील हो रहा है वो तंत्रिका तंत्र के कारण हो रहा है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका भी है, नर्व सेल ही है, नर्व सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, पहले बताइए। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो देखो, किसी भी क्रिया के विपरीत किया जाने वाला काम, क्रिया के विपरीत किया जाने वाला काम मतलब क्या? जैसे आपको मच्छर काट रहा था, मच्छर आया, मच्छर ने क्रिया किया, और आपने उसको भगाने के लिए या मारने के लिए आपने वहां पे हाथ मारा, तो मच्छर को मारा ना आपने, आपने कोई क्रिया के विपरीत काम किया। तो ऐसी क्रिया मतलब रिएक्शन, बेसिकली ऐसा एक्शन जो रिएक्शन पे आ रहा है, मतलब किसी रिएक्शन पे कोई एक्शन आ रहा है, उसको कहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो इनका नियंत्रण कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। इसी को क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉर्ड। जो का वर्टिबल कॉर्ड होती है, इसी में आपकी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण होता है। कशेरुकु रज्जु, देखो हिंदी में कितना टफ है चीज़ों को याद करना, साइंस को हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल है। साइंस इंग्लिश में बहुत आसान है, क्योंकि ये ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश में ही लिखी गई है, और हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ पे होती है? जो आपकी श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, ये कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में, लाइजोसोम में। ध्यान रखना, श्वसन की क्रिया कहाँ कहाँ संपन्न होती है? दो जगह, एक तो माइटोकांड्रिया में, एक तो माइटोकांड्रिया में, और दूसरा कहाँ? दूसरा आपका होती है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और इसी कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में। तो आपका माइटोकांड्रिया विल बी योर राइट आंसर, माइटोकांड्रिया होगा आपका सही आंसर। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली, मतलब सांस लिया तो बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो हम जब बाहर जो वायु निकाल रहे हैं सांस लेने के बाद, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है
वो 16% होती है। 16%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेंगे एक बार। मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, एक बार देख लेंगे। 16 से 18 बार। 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन, कोई भी भोजन है उसका ऊर्जा में परिवर्तन जो हो रहा है वो कोशिका के किस भाग में हो रहा है? तो आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ एटीपी, एनर्जी, रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है? माइटोकांड्रिया, इमेज बना के दिखाई थी, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? एटीपी बन रहा था, एनर्जी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा था। कितनी एटीपी बन रही थी? कुछ 38 एटीपी बन रही थी। ऐसा कुछ याद आ रहा है? कुछ माइटोकांड्रिया में ऐसा हो रहा था? तो माइटोकांड्रिया विल बी योर राइट आंसर। माइटोकांड्रिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो लोग भी नए हैं इस क्लास से वो एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और बाकी बस आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहना है। जिनको नहीं समझ में आएगा वो एक बार दोबारा देखेंगे, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देखेंगे। और किसी का कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, पूछ सकता है। बाकी आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए। और पढ़ते रहिए कि ये टाइम ऐसा है कि बहुत लोग इलेक्शन हो रहा है इस चक्कर में एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा कम एक्टिव हो गए हैं। और आपको एक्टिव रहना है, आपको पढ़ते रहना है, आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। यही टाइम है जब आप सबसे आगे एज ले सकते हैं। यही टाइम है जब आप औरों से एज ले सकते हैं। सब तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं ना, आगे जो निकलने का टाइम है, इसी से आगे निकलने का जो समय है वो सही समय यही है, ठीक है? ये आगे निकलने का समय है, इसको न्यूट्रलाइज कीजिए। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।